हेलो एवरीवन। यूथ पावर एकेडमी आपके लिए करंट अफेयर्स का रिवीजन क्लासेस लेके आया है। और हमने फरवरी मंथ से लेके अभी तक जो भी 6 मंथ के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको कवर करने की पूरी कोशिश की है। और ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके हर एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, या फिर और भी जो एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें करंट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आपकी कवर हो जाएंगी। हमारा यूथ पावर एकेडमी का यूट्यूब चैनल आप उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ हमसे टेलीग्राम पे जुड़िए ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ मिल सके। हमारा गूगल फॉर्म है जिसका लिंक आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड किया गया है, आप उसको फिल करके मंथली मैगजीन्स पा सकते हैं। मंथली मैगजीन के साथ हमने फटाफट सीरीज चलाई है जो कि क्विक रिवीजन के लिए एग्जामिनेशन में काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप फॉर्म भरिए और अपनी जो मैगजीन्स है उनको लीजिए। तो जून में हमने आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स इनको कवर करा लिया है। आज हम जीएस पेपर 1 का ही सेकंड टॉपिक देखेंगे जिसमें ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और डिजास्टर्स आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जून मंथ में ज्योग्राफी में सबसे इम्पोर्टेंट था माउंट इटना का इरप्शन। और रीसेंट अगर देखा जाए तो हाल फिलहाल के दिनों में ये इसका 14वां इरप्शन है। और बताया जा रहा है कि क्रैटर कोलैप्स की वजह से बार बार इसमें इरप्शन हो रहा है। माउंट इटना की बात करें तो ये यूरोप का मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है। और ये जिसका लोकेशन है वो है सिसिली, इटली। माउंट इटना को दुनिया का सबसे ज्यादा स्टडी किया जाने वाला ये माउंटेन है। यहाँ पे जो है बहुत सारे वॉल्केनिक एक्टिविटी होती रहती है फ्रीक्वेंटली। और काफी समय से यहाँ पे इरप्शंस होते आ रहे हैं जिसकी वजह से जो नियर बाई कम्युनिटीज हैं वो अफेक्टेड होती हैं। और हाल फिलहाल में जो एयर ट्रैफिक है उस पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर हम इटली की बात करें तो इटली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जियोफिजिक्स एंड वॉल्केनोलॉजी है, वो इसके स्टडी का काम करता है। फिर सेकेंड आर्टिकल हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर के फ्लो से रिलेटेड है। और इसमें बताया गया है कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये बेसिकली जो इंडियन मॉनसून रेन है और जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके द्वारा जो है ये इसमें वाटर आता है। और इसका 30 से 35% ओरिजिन जो है वो चाइना से है। ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करें तो ये दुनिया के लार्जेस्ट रिवर्स में से एक है। और ये अपने इकोलॉजी और इकोनॉमी के लिए पूरा जाना जाता है। इसका ओरिजिन है आंगसी ग्लेशियर जो कि तिब्बत में है। और वहां पे इसको यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। फिर ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करता है इंडिया में। और ये हाईली सीजनल रिवर होती है। मॉनसून सीजन में काफी इसमें पानी आ जाता है जिसकी वजह से जो आसपास का एरिया है वहां पे बाढ़ वगैरह आती है। और ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात करें तो ये एग्रीकल्चर को सस्टेन करता है, फिशरीज को, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया और बांग्लादेश में ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पे एक चाइना एक डैम बनाना जा रहा है। और उसको लेके अभी इंडिया की साइड से भी काफी कंसर्न्स रेज किए गए हैं कि अगर वहां पे डैम बनेगा तो फ्यूचर में क्या क्या जो है चैलेंजेस इंडिया को सामना इसका करना पड़ सकता है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर काफी बार पूछा जा चुका है, इसका नाम, इसका ओरिजिन, कौन से ग्लेशियर से निकलता है, ये सारी चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। फिर इसमें देखिए अगर कीवर्ड्स की बात कही जाए तो इसकी ट्रिब्यूटरी है सुबानसिरी। ये भी पूछता है, कभी कभी रिवर का नाम देता है उसके साथ साथ उसकी ट्रिब्यूटरी की बात करता है। लोहित, ये भी एक इसकी ट्रिब्यूटरी है जो कि अरुणाचल प्रदेश में इससे मिलती है। कामेंग, मानस, धानसिरी, जिया भाराली, तो ये जितनी भी रिवर्स हैं ये सब कहीं ना कहीं इसको हेल्प करती हैं, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि इनसे जो इसमें पानी आता है। तो ये आप नाम सारे याद रखिएगा। फिर एक आर्टिकल निकला था अरुण आंध्र प्रदेश का अराकू वैली। अराकू वैली की अगर हम बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में है और ये ईस्टर्न घाट्स में आता है। ये अपने कॉफी प्लांटेशन, ट्राइबल कल्चर और सिनिक ब्यूटी के लिए जाना जाता है। तो ये आप ये याद रखिएगा कि अराको वैली जो है वो ईस्टर्न घाट्स में है आंध्र प्रदेश में।
और ये अल्लूरी सीताराम राजू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे अल्लूरी सीताराम राजू, उनके नाम पे है। फिर नेक्स्ट हमारा आर्टिकल वाटर डे से रिलेटेड है। हर साल 22 मई को वाटर डे मनाया जाता है, 22 मार्च को। और इस साल का जो वर्ल्ड वाटर डे का थीम था वो था ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। तो इसमें बताया गया है कि कैसे इंडिया जो है वो अभी सीवियर वाटर स्ट्रेस फेस कर रहा है, और पोल्यूशन की वजह से भी काफी सारा इसमें चेंजेस आया है। मनीला डिक्लेरेशन की बात बताई गई है कि मनीला डिक्लेरेशन 2012 में साइन किया गया था, और इसमें एम्फेसिस दिया गया था कि किस प्रकार से हमें वाटर को पूरा मैनेज करना है, ताकि आगे आने वाले टाइम में सस्टेनेबल तरीके से जो पानी है वो मिल सके। यूएन ने 2021 से 30 को डेकेड ऑफ ओशन साइंस घोषित कर रखा है, और इसका एम है कि साइंस और जो पॉलिसी है उसको इस प्रकार से बनाना कि जो गैप है उसको फुलफिल किया जा सके, और एक सस्टेनेबल यूज हो सके ओशन का, ओशन के वाटर का, साथ ही साथ ग्लेशियर्स का। फिर एक थ्योरी आई है ग्रीन अरेबिया हाइपोथेसिस, और ये अरेबियन पेनिनसुला के बारे में इसमें बात कही गई है। अरेबियन पेनिनसुला की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा डेजर्ट है, और बताया गया है, जो रीसेंट स्टडी आई है उसमें ये बताया गया है कि पहले यहाँ पे बहुत ही ग्रीनरी थी, लश लैंडस्केप था, पूरा हरियाली थी। फिर बाद में धीरे धीरे जोलॉजिकल टाइम में चीजें जो हैं वो ये एक पूरा डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। और अगर हम अरेबियन पेनिनसुला का बात करें तो इसकी जो क्लाइमेट हिस्ट्री है वो काफी क्रूशियल रहेगी समझने में, ह्यूमन का माइग्रेशन पैटर्न, साथ ही साथ पुराना हमारा इकोसिस्टम किस प्रकार का था और आगे कैसे हो सकता है। फिर सहारा अरेबियन डेजर्ट की अगर हम बात करें तो एक वास्ट एरिड रीजन है, जो कि सहारा से थार डेजर्ट तक आता है, और ये एक बायोजियोग्राफिकल बैरियर का काम करता है। और इसमें एक टर्म है स्पीलियोथेम्स, जिनका मतलब होता है मिनरल डिपॉजिट इन केव्स, और इसकी मदद से जो पास्ट का जो क्लाइमेट होता था उसको समझने में सहायता मिलती है। और इनको स्टडी करने के लिए हम यूरेनियम थोरियम डेटिंग का यूज करते हैं, जो कि एक रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड होता है। और बताया जा रहा है कि इस एरिया में जुबाह ओएसिस था, जो कि एक एंशंट लेक हुआ करती थी। तो ये सारी चीजें जो है वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में मिली हैं। फिर असम के शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में नेचुरल गैस का लीक हुआ है, और उसकी वजह से वहां पे जो आबादी है आसपास की उसको खाली कराया गया है। ओएनजीसी का यहाँ पे काफी बड़ा जो है वो आपका गैस और ऑयल फील्ड है, और वहां पे जो है वो ये लीकेज हुआ है। नेचुरल गैस लीकेज की बात करें तो इनकी वजह से काफी एनवायरमेंटल डैमेज होता है, साथ ही साथ सेफ्टी रिस्क भी होता है, आग लग जाती है, और जो आसपास का जो एरिया है वो हाईली टॉक्सिक गैसेस से एक्सपोज होता है उसका, और उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम होती है। ओएनजीसी की बात करें तो ये एक महारत्न है भारत सरकार का, और इंडिया के एनर्जी सेक्टर में इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। और जो डोमेस्टिक ऑयल और गैस प्रोडक्शन होता है उसका 70% ओएनजीसी के द्वारा होता है। तो ये आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट अगर हम बात कर ले तो अर्थ के ओल्डेस्ट रॉक्स की डिस्कवरी हुई है क्यूबेक कनाडा में। और बताया गया है कि नुवुआटुक ग्रीन स्टोन बेल्ट ये कनाडा में है, और यहाँ ही से ये रॉक मिले हैं, जिनका बताया जा रहा है कि लगभग 4.16 बिलियन ईयर्स ओल्ड ये पुराने हैं, और ये अर्थ के सबसे पुराने रॉक हैं। ये मेटामॉर्फोज्ड वॉल्केनिक रॉक है, और इनमें टाइम टू टाइम काफी सारे चेंजेस हुए हैं। हेडियन एओन ये एक अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट पीरियड माना जाता है, और इस टाइम पे बहुत सारी जियोलॉजिकल एक्टिविटीज हुई,
और इसके बाद जो है जो प्लेनेट का जो फर्स्ट क्रस्ट है वो बना। तो अगर इसकी स्टडी की जाती है तो हमें ये समझने में आसानी होती है कि अर्थ का कैसे कंपोजिशन बना, क्या जो रॉक स्ट्रक्चर है वैसा क्यों है। और इसी में ये जो बेल्ट है कनाडा में, ये काफी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे काफी पुराने पुराने रॉक्स जो है वो मिलते हैं देखने को। तो आप ये याद रखिएगा कि इनका लोकेशन कहाँ है, ये कहाँ पे हैं। साथ ही साथ ये इयॉन जो टाइम पीरियड है ये कितने साल पुराना था, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। फिर एक न्यू रिपोर्ट आई है, इसमें बताया गया है कि जो इंडिया का कोस्ट लाइन है वो बढ़ गया है। लगभग 50% तक बढ़ोतरी इसमें बताई गई है। और ये ऐसा इस वजह से हुआ है, ऐसा नहीं कि इंडिया ने कोई टेरिटरी एक्वायर किया है या कोई नया रीजन जोड़ा है, बल्कि जो मेजरमेंट की टेक्निक है वो ज़्यादा एक्यूरेट हो गई है। और इसकी वजह से जो चीज़ें पहले एक्सक्लूडेड थी उनको इंक्लूड करने में हेल्प मिली है। सर्वे ऑफ इंडिया, ये भारत का नेशनल मैपिंग एजेंसी है जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है टोपोग्राफिकल मैप्स को बनाने में और मेंटेन करने में। और इस काफी इसका जो इतिहास है वो काफी पुराना है। 1767 में ये बना है। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है पूरा जो एक सिस्टम बनाने में कि क्या बाउंड्रीज हैं, क्या कैसे जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, मैपिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है, उसको करने का काम ये करता है। फिर शिपकी लॉ, ये एक माउंटेन पास है जो कि चाइना से बॉर्डर है इसका। और इसको टूरिज्म के पर्पस के लिए खोल दिया गया है। विजिटर्स जो होंगे, जो टूरिस्ट होंगे, उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि वो 1 घंटे तक वहां पे रह सकेंगे और उनको उन पे निगरानी रखी जाएगी। और वहां पे 0 पॉइंट है जो कि फारदेस्ट पॉइंट है टूरिस्ट का, जहां तक वो जा जा सकते हैं और चाइनीज टेरिटरी को देख सकते हैं। तो वहां पे भी इन पे निगरानी रखी जाएगी। अगर फॉरेन नेशनल्स की बात करें तो इनको रेस्ट्रिक्ट किया गया है और फ्यूचर परमिट इनको बाद में प्रोवाइड किया जाएगा। और इंडिया के जो टूरिस्ट हैं उनको वैलिड आईडी प्रोवाइड किया जाएगा। ये पूरा जो रीजन है, इसको जो रख देखने का कार्य है वो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के द्वारा किया जाता है। और ये ऑर्गेनाइजेशन बॉर्डर का पूरा पेट्रोलिंग करने का काम करता है। कई बार आईटीबीपी के बारे में भी क्वेश्चन आ चुका है। ये 1962 में बना, क्योंकि साइनो इंडियन वॉर हुआ था उस टाइम पे। और उसके बाद से इसको बनाया गया पेट्रोलिंग करने के लिए। फिर नेक्स्ट न्यूज़ अगर हम देखें तो वाल्मीकि थापर, ये एक प्रोमिनेंट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट थे। और 31 मई को इनका देहांत हो गया। इन्होंने टाइगर कंजर्वेशन में एक अहम भूमिका निभाई। और ये अपने जो हमारा टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर है उसमें वर्क के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने रणथंभौर टाइगर रिजर्व में काफी काम किया। और जो टाइगर की जो डेंसिटी है उसको बढ़ाने में इन्होंने विशेष योगदान दिया। तो आप याद रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर कई बार पूछा जा चुका है, इसका लॉन्चिंग ईयर कई बार आ चुका है। 1972 में गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, इंडिया में जो टाइगर पॉपुलेशन है उसको बढ़ाने के लिए। वैली ऑफ फ्लावर्स है, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में है। इसको टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिया गया है। ये एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ये भी कई बार आपके एग्जाम में आया है। ये वेस्टर्न हिमालयाज में सिचुएटेड है। और ये अपनी सिनिक ब्यूटी, साथ ही साथ जो यहाँ का जो वेजिटेशन है उसके लिए जानी जाती है। ये वैली नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का एक पार्ट है। यहाँ पे एक यूनिक मॉनसून क्लाइमेट होता है। और यहाँ पे डिफरेंट तरह के जो फ्लावर्स हैं वो ग्रो करते हैं। फिर एक स्टडी निकली है, उसमें बताया गया है कि कैसे जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है पर्टिकुलरली ईस्ट एशिया से, उसकी वजह से जो ओशन का जो न्यूट्रिएंट साइकिल है वो चेंज हो गया है। और मैन मेड एक्टिविटीज की वजह से जो चीजें हैं वो फ्लो होती हैं, ओशन में जाती हैं, उनकी वजह से आयरन का लेवल काफी बढ़ गया है। और इसकी वजह से जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं जो
समुद्री पेड़ हैं उनमें ब्लूम आ गया है और उसकी वजह से न्यूट्रिएंट डिप्लीशन हुआ है। साथ ही साथ जो पूरा इकोसिस्टम है, मैरीन इकोसिस्टम, उसमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और ये स्टडी कराई गई है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के ओशन कलर क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव। और एक पूरा जो सैटेलाइट डाटा है उसको देखा गया है और उससे पता लगाया गया है कि किस प्रकार से हाल फिलहाल में चेंजेस हुए हैं। और इस जो ये स्टडी हुई है इसमें ट्रांजिशन जोन क्लोरोफिल फ्रंट इस पे स्टडी किया गया है। और ये क्या होता है, अगर इसे आपके एग्जाम में आ जाए तो ये बाउंड्री होती है बिटवीन न्यूट्रिएंट रिच एंड न्यूट्रिएंट पुअर वाटर्स इन द ओशन। तो ये आप याद रखिएगा, साथ ही साथ इस इनिशिएटिव का नाम याद रखिएगा और कौन सी एजेंसी के द्वारा इसको कराया गया है। फिर एफजीडी काफी इम्पोर्टेंट रहे हैं। कमेटी ने रिकमेंड किया है कि जो इंडियन कोल फायर पावर प्लांट्स हैं जरूरी नहीं है कि वो एफजीडी यूनिट्स लगाएं। और एफजीडी की अगर हम बात कर लें तो इसका मतलब होता है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यूनिट्स। और ये ऐसे इक्विपमेंट हैं जिनका यूज किया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड के रिमूवल के लिए। जो पावर प्लांट्स होते हैं उनमें से इनका जो है वो एक्सक्रीशन होता है, उत्सर्जन होता है और ये इसको रिमूव करने का काम करते हैं। तो कमेटी ने ये सजेस्ट किया है कि जरूरी नहीं है कि हर प्लांट में ये लगाया जाए। और इसको लेके थोड़ा-सा विवाद भी हुआ है क्योंकि एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है कि ऐसा करने से जो है, जो इकोसिस्टम है, उस पे बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा। और जो कमेटी है, उसकी रिकमेंडेशन है कि जो इंडिया का कोल होता है, उसमें जो सल्फर कंटेंट है, वो काफ़ी कम होता है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हर प्लांट में ये लगे। ऐसे प्लांट जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया के पास हैं, वहाँ पे इनको लगाया जाना ज़रूरी होता है। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो ये एक हार्मफुल गैस होती है जो कि कोयले के जलने से निकलती है और इससे एयर पोल्यूशन फैलता है, साथ ही साथ एसिड रेन भी होता है। फिर एक न्यूज़ निकली थी प्रेड सॉल्ट माइन से रिलेटेड। ये क्या है? ये यूरोप के लार्जेस्ट सॉल्ट रिजर्व्स हैं और इनका लोकेशन है रोमानिया। रोमानिया में ये पाए जाते हैं। तो उसमें बताया गया है कि फ्लडिंग की वजह से और सिंक होल की वजह से ये जो सॉल्ट माइंस है इन पे इफेक्ट पड़ा है। ये एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन माने जाते हैं और हाल फिलहाल के दिनों में इनमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो आप ये याद रखिएगा कि इनका लोकेशन कहाँ पे है, कौन सी कंट्री में ये पाए जाते हैं। फिर 2 इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किए गए हैं, वर्ल्ड बाइसिकल डे और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड बाइसिकल डे की बात करें तो ये 3 जून को मनाया जाता है और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड बाइसिकल डे स्टैब्लिश हुआ 2018 से इसको मनाना शुरू किया ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़ाया जा सके बाईसाइकिल के रोल के प्रति। और अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का यूज़ करेंगे तो उससे पोल्यूशन में भी कमी आएगी। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बात करें तो ये 1974 से मनाया जाता है और ये लार्जेस्ट ग्लोबल एनवायरनमेंट इवेंट माना जाता है। और हर साल हर देश में इसको मनाया जाता है। इसकी थीम भी हर बार अलग-अलग रहती है। फिर असम की कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसका एक्सपेंशन किया जाएगा, उसका जो एरिया है इसको बढ़ाया जाएगा। और इससे जो है वो बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन में, साथ ही साथ टूरिज्म को बढ़ाने में भी सहायता होगी। काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो ये इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एरिया माना जाता है। यहाँ पे कई इंडेंजर्ड स्पीशीज पाई जाती हैं और ये सबसे ज़्यादा फेमस है वन हॉर्न राइनोसेरॉस और बंगाल टाइगर के लिए। और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए और उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा इसके एक्सपेंशन का प्लान किया गया है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो ये आप इसको याद रखिएगा। फिर भारत में जो रामसार साइट है उनका नंबर बढ़ के 91 हो गया है। 2 साइट और इंक्लूड हुई हैं राजस्थान की, जिनका नाम है खीचान और मिनार। तो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा इसकी घोषणा की गई। रामसार कन्वेंशन की बात करें तो इसको फॉर्मली कहा जाता है कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस और वाटर फाउल हैबिटाट। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि वेटलैंड के कंजर्वेशन
और साथ ही साथ उनके सस्टेनेबल यूज को प्रमोट करती है। रामसार ईरान में ये ट्रीटी साइन हुआ था 1971 में। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। साथ ही साथ वर्ल्ड वेटलैंड डे की भी बात की जाती है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है। तो ये दोनों एरियाज आप याद रखिएगा, किचान और मनार। फिर हाल फिलहाल में कुमकी एलिफेंट्स काफी न्यूज में रहे हैं। कुमकी एलिफेंट की बात करें तो ये ट्रेन्ड एलिफेंट होते हैं, जिनको कि वाइल्ड एलिफेंट के जो हर्ड्स होते हैं, जो झुंड होता है, उसको मैनेज करने के लिए डिप्लॉय किया जाता है। ये कर्नाटका में इनका ट्रेनिंग का काम चलता है और वहां से इनको आंध्र प्रदेश में 2 कुमकी एलिफेंट्स को लाया गया है, क्योंकि वहां पे हाल फिलहाल के दिनों में जो वाइल्ड एलिफेंट्स हैं, जो जंगली एलिफेंट्स हैं, उनका और ह्यूमन जो इंसान है उनका कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा था। जो एलिफेंट्स हैं वो टाइम टू टाइम जो क्रॉप्स इनको डैमेज कर रहे थे। तो इसको देखते हुए जो गवर्नमेंट है उसने इनको यहाँ पे ले आने का कोशिश किया है, ताकि इनको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा सके। फिर केरला कोस्ट पे एक शिप में फायर लग गया है। ये एक सिंगापुर फ्लैट कार्गो शिप है और उसकी वजह से भी काफी जो है वो नुकसान पहुंचा है। हाल फिलहाल की बात करें तो 2 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं। MV1 हाई 503, ये सिंगापुर का वेसल है जिसमें फायर लगी है। इसके पहले एक लाइबेरियन फ्लैग कंटेनर शिप था जो कि कोच्चि तट पे डूबा था। इसका नाम था MSC एल्सा 3 और इसको बचाव का जो काम है वो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा किया जाता है। ये एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में, कोऑर्डिनेट करने में जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं और जो भी शिप पे जो लोग रहते हैं उनको रेस्क्यू करने में। तो ये आप नाम याद रखिएगा दोनों। फिर भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में डेवलप किया जा रहा है और दिल्ली के होलांबी कालन में ये बन रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है ये एक PPP मॉडल पे बन रहा है, जिसका मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। और यहाँ पे 51,000 टन का जो ई वेस्ट है उसको प्रोसेस करने का काम किया जाएगा। ई वेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग वेस्ट है और ये एक ग्लोबल चैलेंज पोज कर रहे हैं। भारत की अगर बात करें तो इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ई वेस्ट का। और प्रॉपर ई वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है उसको रोका जा सकता है। साथ ही साथ जो हेल्थ हैजार्ड ये इनकी वजह से होता है उस पर कंट्रोल लगाया जा सकता है। तो ये आप याद रखिएगा। फिर एक सॉलिड वेस्ट इंसिनरेटर है जो कि गंगोत्री में इसको लगाया जा रहा है। इसको इंस्टॉलेशन का विरोध हो रहा है और ये इंसिनरेटर प्रसाद स्कीम के तहत जो है वो बन रहा है। प्रसाद का मतलब है पिलग्रिमेज रीजनरेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। और ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का एक स्कीम है जिसके तहत जो पिलग्रिमेज स्थान है इनको जो है वो बेहतर बनाया जा रहा है। तो ये जो एरिया है ये भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत आता है, जो कि एक फ्रेजाइल इकोसिस्टम माना जाता है। तो इसको लेके जो लोकल पॉपुलेशन है वहां पे इसका विरोध हो रहा है। तो आप ये जाने रहिए कि जो गंगोत्री नेशनल पार्क है ये कहाँ है, उत्तराखंड में है ये, और ये भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में आता है। और इसको जो रख रखाव का काम है वो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा किया जाता है, जो कि भारत सरकार का एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉल्यूशन के कंट्रोल करने और मॉनिटर करने का काम करता है। फिर अनदर इम्पोर्टेंट आर्टिकल है भीष्म। ये एक इसका मतलब है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री क्यूब। ये एक मोबाइल इमरजेंसी मेडिकल यूनिट होता है जिसको कि डिजास्टर्स के टाइम पे इमरजेंसी सिचुएशन में डिप्लॉय किया जाता है। तो जिपमर है पुदुचेरी में इसने इसको डिप्लॉय किया है और ये पार्ट है आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट का। ये एक भारत का एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत जो डिजास्टर के टाइम पे जो मेडिकल रिस्पांस है उसको और बेहतर बनाने की कोशिश किया जा रहा है। साथ ही साथ उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स से की तरह का बनाए जाने की कोशिश किया जा रहा है। तो ये भीष्म आप याद रखिएगा कि किससे रिलेटेड है, भीष्म क्यूब्स। फिर उत्तर प्रदेश में गेरुआ रिवर है। तो वहां पे जो यूनियन मिनिस्टर है उनके द्वारा लॉन्च किया गया घड़ियाल कंजर्वेशन प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के तहत ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट
को रोकने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ जो घड़ियाल है, इसके प्रिजर्वेशन का काम होगा। घड़ियाल का अगर हम ज़ूलॉजिकल नाम होता है गैवियलिस गैंगेटिकस, और ये मोस्ट थ्रेटन क्रोकोडिलियन फैमिली में आता है। और इसके 650 से भी कम एडल्ट जो हैं वो वाइल्ड में पूरा रह चुके हैं, पर्टिकुलरली इंडिया और नेपाल में। इनके प्रिजर्वेशन का काम गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। गेरुआ रिवर एक ट्रिब्यूटरी है घाघरा रिवर की, जो कि जाके फर्दर गंगा में मिल जाती है, और ये एक पूरे डाइवर्स एक्वाटिक इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है। फिर रीसेंट स्टडीज में पाया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो मेजर स्टेपल क्रॉप्स है उनका जो प्रोडक्शन है, जो उत्पाद है, उसमें काफी कमी आ रही है। और स्टडी में पाया गया कि राइस, व्हीट, sorghum, मेज, इनमें जो आगे आने वाले टाइम में काफी गिरावट दर्ज हो सकती है। और अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है, जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर होता है, तो उसकी वजह से 4% कमी आ सकती है पर पर्सन कैलोरी अवेलेबिलिटी में बाय 2100। तो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट जो है वो हमारे क्रॉप्स के प्रोडक्शन पे भी काफी देखने को मिल रहा है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा एक कैंपेन स्टार्ट किया गया, माझी वसुंधरा कैंपेन। तो ये आप याद रखिएगा कि किस स्टेट का ये कैंपेन है। और इसका एम है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इनिशिएटिव है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, जिसके तहत एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और इस कैंपेन का फोकस है 5 एलिमेंट्स पे, जो कि है अर्थ, वाटर, एयर, फायर और स्काई। और इसको किस प्रकार से प्रोटेक्ट करना है, इसके लिए जो इसमें काम किया जाएगा। फिर डब्ल्यूएमओ की एक रिपोर्ट आई है। डब्ल्यूएमओ है आपका वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और इनकी जो रिपोर्ट है उसका नाम है स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया 2024। इसमें बताया गया है कि किस तरह जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका इफेक्ट पड़ रहा है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं, साइक्लोन्स, हीट वेव्स ये काफी बढ़ गए हैं। साथ ही साथ जो ग्लेशियल मास है उसका भी लॉस हो रहा है, और उसकी वजह से काफी डेथ्स देखने को मिल रही हैं, पर्टिकुलरली जो हाई माउंटेन रीजन है एशिया के, वहां पे। तो इस रिपोर्ट में ये चिंता जताई गई है कि आगे आने वाले टाइम में भी इसका काफी बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये रिपोर्ट का नाम और किसकी रिपोर्ट है ये आप याद रखिएगा। फिर एक रिपोर्ट है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, ये एक इंडिपेंडेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें बताया गया है कि अमोनियम सल्फेट ये एक मेजर कंट्रीब्यूटर है पीएम 2.5 का, पर जो पर्टिकुलेट मैटर होते हैं, और इनकी वजह से काफी एयर पोल्यूशन जो है वो फैलता है। ये एक मेजर एयर पॉल्यूटेंट माने जाते हैं। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो आपका फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम है, जिसकी मैंने अभी बात की थी, इसको लगाया जाना चाहिए ताकि जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसका इमिशन कम हो और एयर क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की अगर हम बात करें तो इसको लिंक किया जाता है जो भी रेस्पिरेटरी डिजीज होती हैं, साथ ही साथ जो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम होती है, और इनको माना जाता है कि इनकी वजह से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, जो वो भी उसमें भी काफी गिरावट होती है। तो ये जून मंथ का ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।